राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले। आपका चैनल है व्यालोक वाणी, आप इन्हें फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्यालोक भाई, जी। क्रिसमस पे एक दो मतलब फ्रिंज एलिमेंट बोलते हैं हम लोग उसको, बेरोजगार लड़के और कोई काम नहीं है तो यही कर लो। कहीं कोई क्रिसमस डेकोरेशन पे लात मार दिया, कुछ कर दिया। इसको देख के आरफा खानम शेरवानी का सिर जो है, एक वो हिंदुस्तानी होने के नाते शर्म से झुक गया। आरफा खानम शेरवानी कोई व्यक्ति नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम आज आरफा खानम शेरवानी को डिस्कस करने बैठे हैं, नहीं नहीं। आरफा खानम शेरवानी एक ऐसे वर्ग को रिप्रेजेंट करती है जो नकली फर्जी सेक्युलर्स हैं, फेक सेक्युलर्स हैं, जिनको हिंदुत्व में तमाम बुराइयां नजर आती हैं, पर उनके मुंह से जिहादी कट्टर इस्लाम, जो कि पूरी दुनिया में कत्लो गारत मचाए हुए है, उसके खिलाफ एक भी शब्द बोलना वो जरूरी नहीं समझती। और जब एक डॉक्टर लाल किले के सामने बम फोड़ के, नहीं सर, वो बम नहीं फोड़ा था, खुद फट गया था। अल्लाह हाँ अकबर बोल। हाँ, जी। अब इसको आरफा दिखा खानम शेरवानी का फटा। सिर बिल्कुल शर्म से नहीं झुका। कल कोई वो पद्मजा जी हैं, उनके कार्यक्रम में वो पूछते रहेंगे कि भाई तब भी शर्म से सर, बोले नहीं नहीं, वो तो मामला सब जुडिस है, वो तो सरकार कार्रवाई कर रही है। तो इसमें भी तो सरकार कार्रवाई कर रही है, इसमें तो अरेस्ट हो चुका है, तो उसमें आपका सर जो है शर्म से क्यों नहीं झुकता? आगे आप जवाब दें उससे पहले जरा एक मिनट। दर्शकों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये मेरे चुनिंदा लेखों का संकलन है। इसका मूल्य है 600 रुपया। ये 600 रुपया जो आप हमें भेजेंगे, वो हम अपने आश्रम में बनने निर्माण होने वाला है, जिसका अभी अभी शुरू नहीं हुआ है, होगा, उसमें ये पैसा खर्च होना है। एक पशु चिकित्सालय और एक गौशाला। और आप इस नंबर पे, जो सामने नंबर चल रहा है 7696409623, इस पे ये 600 रुपया या कोई भी धनराशि, सहयोग राशि आप इस गौशाला के लिए भेज सकते हैं। और इसी नंबर पे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए हमें, एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड, जिससे आपको पुस्तक भेजी जा सके। तो हाँ व्यालोक भाई, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम, आपको प्रणाम। और इस घटना पर मैं बातचीत शुरू करूं तो आपने सीधी सी बात, अच्छी बात कही है कि आरफा दरअसल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक प्रवृत्ति है। और मैं तो हर्राफा कहता हूं उसे, पजामा शेरवानी को। वो हो गई, या पंडित रवीश पांडे हो गए, पंडित पुण्य प्रसून हाथ मलन वाजपेयी हो गए, पंडित राजदीप मेडिसन स्क्वायर सरदेसाई हो गए, ये सब के सब, या वो अजीत अंजुम पॉक्सो हो गया, जो भी हैं, ये सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और इन सब की दवा होनी बहुत जरूरी है। देखिए, इस प्रवृत्ति पर बात करूं मैं, उससे पहले एक और प्रवृत्ति पर बात कर देता हूं। अभी अगर आप सोशल मीडिया या तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे, जिसका मैं पिछले 22-23 वर्षों से हिस्सा रहा हूं, अभी भी हूं, लेकिन अब मैंने खुद को पत्रकार कहना बंद कर दिया है, क्योंकि पत्रकारिता का जो गलीज हाल इन लोगों ने बनाया है, उसमें मुझे कोई शौक नहीं है खुद को पत्रकार कहलाने का। क्रिश्चियंस पर अटैक हुए जी फरीदाबाद में, क्रिसमस ट्री को बजरंग दल के गुंडों ने आग लगा दी। ये खबर छपी, इसके साथ अल जजीरा से लेके और तमाम जिहादियों ने, मिशनरियों ने इसको उठा लिया है। केरल की ऑर्थोडॉक्स चर्च ने फतवा दे दिया पीएम मोदी को
और उसके साथ साथ अखबारों ने क्या लिखा, केरला चर्च टीयर्स इनटू मोदी सरकार, टीयर्स, कैथिंग रिमार्क्स वगैरह वगैरह। फैक्ट चेक कर लीजिए, सच्चाई का पता कर लीजिए, केवल 4 इंसिडेंट हुए हैं और मैं कहता हूं कि ये बहुत कम है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो मैं कहीं भी इस बात के लिए शर्मिंदा महसूस करूं, जो इन मिशनरियों ने, जिहादियों ने, चिश्तियों ने, बेग ने, जेवियर्स ने बोया है, वो काटना तो पड़ेगा किसी न किसी दिन, और अभी नहीं शुरू हुआ है लेकिन वो होगा, क्योंकि सभ्यताओं का संघर्ष होना ही है। फरीदाबाद में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी, इन लोगों ने हल्ला कर दिया कि बजरंग दल, वीएचपी। अच्छा देखिए, आपने जो हर्राफा की बात कही, वहां मामला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वहां मामला सब जुडिस हो जाता है, वहां पुलिस करती रहती है, और उसकी हंसी देखिए। और मुझे उससे ज्यादा, क्योंकि वो तो जिहादन है, लेकिन पद्मजा जिस तरह लिपापोती कर रही है ना उस पूरी बातचीत में, ये दिक्कत की बात है। इन जिहादियों के मुंह पर जब तक इनको जिहादी न कहा जाए, अव्वल तो इनको बुलाना बंद करना चाहिए, लेकिन अगर आप बुला रहे हैं तो इनके मुंह पर ये करना चाहिए। एक और तस्वीर वायरल हुई थी, मेरे पास वो सारा सामने खुला हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा, आप चाहें तो शेयर कर लें। फरीदाबाद की घटना झूठी। एक चर्च में एक व्यक्ति को कुछ ताखे अलमीरा, हम लोग तो ताखा बोलते हैं, अब बाकी जनता वो जो घरों के अंदर होता है जिस पर कुछ सामान रख देते हैं खिड़की विड़की के, उसको वो तोड़ रहा है। कहा गया फिर से कि वीएचपी के लोग हैं। भाई वो रेनोवेशन का काम चल रहा था, उसके बगल में पेस्टर खड़ा है। केवल 4 घटनाएं, छिटपुट 4 घटनाएं आई हैं, लेकिन ईसाइयों पर हमला हो गया। और ये अभी की बात नहीं है दादा, अभी की बात नहीं है। आप याद कीजिए 2014 ईस्वी में पहली चुनौती मोदी सरकार को क्या मिली थी? दिल्ली में एक ईसाई जो दारू के नशे में भी धुत था, थोड़ा मेंटली भी ये था, उसने एक ईंट खिसकाई थी, एक ईंट मात्र, किसी चर्च की जाके, ईसाई था, और इतना बड़ा हंगामा हुआ था, इतना बड़ा, आपको याद होगा वो। उसके बाद इन लोगों ने युवाओं को भड़काया, अगले साल पूरा युवाओं की चीजें रही, और उससे जूझता रहा, फिर ये सीएए पर आ गए, फिर ये, मतलब मैं तो मोदी सरकार का मुरीद केवल इस बात से हूं कि इस देश में ऐसी घटिया विपक्षी राजनीति के होते हुए वो कुछ काम कर ले जा रहे हैं, वरना तो विपक्ष की घटिया बातों और विपक्ष के घटिया नेताओं ने कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। चलिए, 4 इंसिडेंट को आपने 400 बना दिया, सीरिया से लेके कहां कहां, उसके बाद आपके नेता जर्मनी में जाके देश के खिलाफ बयान देते हैं, आपके नेता देश में ये कहते हैं कि ईसाइयों के खिलाफ बहुत हमला हो रहा है, और इसको, कमाल की बात है, इससे हमारे यूरोपीय देशों से और मध्य पूर्व से मोहम्मदन पर हमला देख के संबंध बिगड़ जाएंगे। क्यों संबंध बिगड़ जाएंगे साहब? 23 मोहम्मदन कंट्रीज, 23 सर्वोच्च सम्मान में 1 दर्जन तो मोहम्मदन कंट्रीज ने दे दिया है मोदी जीवा को। कहां क्या हो रहा है? लेकिन बेशर्मी, दोगलई और थेथरई ऐसी कि हर्राफा से लेके कोई भी, आप रवीश पांडे से पूछ लीजिए, हर्राफा तो जिहादन है तो रवीश भी जिहादी, लेकिन चलिए नाम उसने अपना रखा हुआ है, लेकिन आप उससे पूछ के देखिए, वो कहेगा कि अभी तो पुलिस की जांच चल रही है। आप कैसे कह दे रहे हैं कि वो सामने फट रहा है, सामने सारी चीजें हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये गोयबल्स के चेले हैं, इन्होंने ये पढ़ रखा है कि एक झूठ को अगर 100 बार कहोगे तो 101वीं बार में जनता कहीं ना कहीं उस पर यकीन करने लगेगी। उसके साथ साथ राहुल विंची किसके चेले हैं? डीप स्टेट का मोहरा है ना, सोरोस के चेले हैं ना भाई, इसमें तो कोई संदेह है क्या? नहीं है।
याद कीजिए, चलिए दर्शकों, खोजिएगा बराक ओबामा स्पीच ऑन डिसमेंटलिंग गवर्नमेंट्स। वो एक थिंक टैंक में बोल रहे थे जब राष्ट्रपति थे, और उन्होंने बाकायदा वो स्ट्रेटेजी बताई है जो आप अभी भारतवर्ष में जमीन पर होते हुए देख रहे हैं। क्या है वो स्ट्रेटेजी? देश की सभी संस्थानों, जितने राजकीय संस्थान हैं, सबके खिलाफ भ्रम, अविश्वास और गुस्सा पैदा करना। आप देख लीजिए, खुलेआम ज्ञानेश कुमार को धमकी से लेके ईडी को ममता बनर्जी द्वारा हमला करने तक इस देश के किसी संस्थान को इन्होंने नहीं छोड़ा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे कुछ भी हो। और दूसरा, बराक ओबामा ने क्या मंत्र दिया था कि सच और झूठ के बीच की महीन रेखा को बिल्कुल मिटा दो। लोगों को जब ये पता नहीं चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, तो तुम जो सच परोसोगे वही सच हो जाएगा। दिक्कत केवल एक हुई है सर कि बांग्लादेश और नेपाल की तरह हमारी जनसंख्या कम नहीं है। दूसरे, हमारे देश में जो विविधता है, इन लोगों के पेट्रोल छिड़कने के बावजूद, और हमारे यहाँ का जो जेन जेड है वो सड़कों पर इन लोगों का काम करने नहीं उतर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में उतर गया है, क्लबिंग कर रहा है भजन पर, लेकिन ये लोग अपनी करनी से बाज नहीं आएंगे क्योंकि ये गोएबल्स। जी, आपने उंगली उठाई थी, कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सेंगर के पक्ष में जो इतने जबरदस्त मैंने अभियान चला रखा है पिछले 3 दिन से, वो क्यों है? क्योंकि मैं सेंगर के खिलाफ चल रहे इस अभियान को राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस की टूल किट का हिस्सा मानता हूं। अभी आपने जो कहा ना, डिसमेंटलिंग गवर्नमेंट्स, उसमें कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अविश्वास पैदा करना, गुस्सा पैदा करना, तो ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अविश्वास और गुस्सा पैदा करने का ही एक षड्यंत्र है, जिसमें कि एक रेगुलर बेल को ऐसे अपोज किया जा रहा है कि जैसे उसकी फांसी की सजा माफ कर दी गई है और एक रेपिस्ट को सड़कों पे छोड़ दिया गया। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, वो जो ऑर्डर आया, उसको जजमेंट नहीं कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, कि अभी जो उन्होंने वो जो उस हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को स्टे किया है, सारी ये जो लिब्रांडो समाज है, सेकुलर समाज, ये पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रहा है ना कल से कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, स्टे कर दिया। वो जजमेंट, वो ऑर्डर पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा। उस ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि हमारा एक नियम है कि हम किसी की भी बेल कैंसिल करने से पहले उसको सुने बिना कोई ऑर्डर नहीं करते हैं। स्पष्ट लिखा है चीफ जस्टिस ने। परंतु ये एक पिक्यूलियर केस इसलिए है क्योंकि सेंगर छूटा नहीं है, अभी भी जेल में ही है और एक अन्य मामले में सजा काट रहा है, इसलिए उसको जेल में ही रहना है। इसलिए जब तक हम अगली सुनवाई नहीं कर लेते और सेंगर के वकीलों को सेंगर को सुनने का एक मौका देकर ही इस पे कोई जजमेंट करेंगे, तब तक के लिए हम हाई कोर्ट के जजमेंट पे स्टे लगाते हैं। इट इज अनदर टेक्निकल ग्राउंड, पर नहीं, पूरा इकोसिस्टम पिछवाड़े गुलाल पोत के नाच रहा है। आगे सुनिए, आपने कहा कि डिसमेंटलिंग गवर्नमेंट्स, सेंगर का केस, अरावली का केस, अरावली की वो परिभाषा 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है, पिछले 19 साल से लागू है। और वो जो जजमेंट दिया गया है वो इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए दिया गया है। इनफैक्ट अरावली को बचाने का एक प्रयास है, परंतु इकोसिस्टम कैसे प्रस्तुत कर रहा है? वही अगेन बराक ओबामा का डिसमेंटलिंग गवर्नमेंट्स। हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट का विरोध, पंजाब में किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन,
ब्रजभूषण शरण सिंह पे झूठे आरोप लगा के भारत को बदनाम करना और एक अनसेफ कंट्री, विमेन के लिए अनसेफ कंट्री कह के प्रचारित करना, हमारी बेटी के साथ शोषण हो गया। सर ये सारा टूल किट का हिस्सा है, और मुझे इन सब चीजों के पीछे चूंकि टूल किट दिखाई देती है, मैं इसलिए विरोध करता हूं। आप प्लीज कंटिन्यू करें, कंक्लूड कर दीजिए आज की चर्चा को। सर देखिए, कंक्लूजन में यही है कि एक प्रयोग की चर्चा करना चाहूंगा मैं। स्टैनली मिलग्राम एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने 1961 में एक प्रयोग किया था जिसमें वह प्रतिभागियों को बुलाते थे और उसमें एक को अधिकारी बनाते थे, बाकी को कहते थे कि आपको जवाब देना है। बिजली के नकली झटके देने होते थे, लेकिन जो आदेश का पालन करने वाले लोग होते थे वह उस झटके को दूसरे को खतरनाक स्तर तक देने पर तैयार हो जाते थे, क्योंकि प्राधिकरण ने वो उनको कहा है, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाज सेइंग सो, राइट। अब समस्या ये है कि प्राधिकरण क्या है। वो प्राधिकरण है बाइबल और कुरान। उसमें जो आदेश है, उसमें जो चीजें हैं, वही बात ये सारे के सारे लोग मानते हैं। इसलिए राहुल विंची हो या हर्राफा हो या जो भी हो, इनका एकमात्र उद्देश्य है बचे खुचे हिंदुओं को समाप्त करना। और ये सभ्यता की लड़ाई है। मैं 20 वर्षों से यही बातें कह रहा हूं। अब तो खैर लोग मुझे पागल नहीं कहते, कम्युनल नहीं कहते, ये नहीं कहते कि मैं समाज में आग लगाने निकला हूं, लेकिन अभी भी हम हिंदू इस तरह से शुतुरमुर्ग बने हुए हैं, आंख को बंद करके हम समझते हैं, कबूतर बन के, ये देखिए मैंने आंखें बंद कर ली, अब तो मेरे पास खतरा ही नहीं है, मेरे पास कोई खतरा मौजूद नहीं है। और बिल्ली वहीं घात लगाए हुए और धीरे से कबूतर की गर्दन मरोड़ देती। हिंदुओं के साथ वही होने जा रहा है। ये जितने प्रयोग आपने बताए, मैंने बताए, ये सब के सब उसी लिए हैं क्योंकि 2014 से इनको इस देश की स्थिर सत्ता, मैं मजबूत कमजोर कोई सत्ता नहीं कहूंगा, स्थिर सत्ता, इस देश का 11वें स्थान से चौथे स्थान पर आना, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में थे हम, वहां से यहां तक आना इन लोगों को पच नहीं रहा है। इसलिए ये हर एक कोशिश करेंगे। और ये प्रवृत्ति जो है, जिसमें एक का आपने नाम लिया, 2-3 का मैंने भी नाम लिया, लेकिन ये हजारों लोग, ये प्रवृत्ति वहीं इशारा करती है। जय श्री राम। मैं सर आज की चर्चा को मैं कंक्लूड करते हुए ये कहूंगा, कई लोगों ने ना मुझे कमेंट किया है कि आपको तो फोबिया हो गया है, आपको हर चीज में टूल किट दिखने लगी है, यू आर बिकमिंग सिजोफ्रेनिक। मुझे लोगों ने, एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि आप तो पगला गए हैं, आपको हर चीज में टूल किट दिख रही है। तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि सैम पित्रोदा का एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने बाकायदा स्वीकार किया है कि हाँ, संसद सत्र बीच में छोड़कर राहुल गांधी, जो कि दुनिया को यह बताता फिरता है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, संसद सत्र बीच में छोड़ के जर्मनी जो गए थे, वो ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस के एक अधिवेशन में भाग लेने गए थे। यह जो ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये उसने स्वीकार किया है। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, ये सैम पित्रोदा के वर्ड्स बता रहा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारत विरोधी शक्तियों के एक नेटवर्क का हिस्सा है जिसको ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं। और ये इसमें इसकी एक सदस्य है कॉर्नेलिया वॉल, वो जॉर्ज सोरोस की टीम का अभिन्न बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, उससे बाकायदा मिले हैं। और जब पूछा गया कॉर्नेलिया वॉल से, जब मिले राहुल गांधी वहां, ये तो जॉर्ज सोरोस की एकदम निकट सहयोगी है, तो उसने बोला हमें फर्क नहीं पड़ता कौन कहां से आता है, हम अपना काम कर रहे हैं। और जिसको ये अधिवेशन कह रहे हैं, हार्टी स्कूल के एक छोटे से हॉल में 50 या 60 लोगों की उपस्थिति में राहुल गांधी का एक फर्जी लेक्चर हुआ है। जिसे कहते हैं हमें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज इनवाइट करती हैं, हार्टी स्कूल, और उस हार्टी स्कूल की जो ट्रस्टी बोर्ड है उसकी मेंबर है कॉर्नेलिया वॉल।
वो हाटी स्कूल में जो लेक्चर था ना, उसकी उसकी ट्रस्टी है कॉर्नेलिया वॉल। तो साहब ये इसको मैं टूल किट का जॉर्ज सोरोस की टूल किट का हिस्सा क्यों न मानूं राहुल गांधी की विजिट। और राहुल गांधी जब भी देश से बाहर जाते हैं उसके बाद हमारे देश में कोई न कोई बड़ी घटना, बड़ा आंदोलन, बड़ा बवाल जरूर होता है। व्यालोक भाई, आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। मेरा दर्शकों से इतना ही कहना है कि घटनाओं के पीछे घट रही असली घटनाओं को पढ़ना समझना सीखें। जो ऊपर से दिखता है वो इतना ही मासूम सब कुछ नहीं है, पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। व्यालोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम।